गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हम लोग का एजुकेशन है। एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और एग्जाम आपका एक्सपेक्टेड है दिसंबर में होगा। और बहुत से लोग ये पूछे कि फॉर्म कब तक आएगा। फॉर्म आपका सितंबर की लास्ट तक में आपका फॉर्म आ जाएगा। ठीक, तो सितंबर या अक्टूबर में आपके फॉर्म आ जाएंगे, फॉर्म फिलिंग हो जाएगा। और याद रखिएगा, जो लोग जितनी जल्दी फॉर्म भरेंगे उनको अपना मन चाहा जो है सिटी, या जो आप जो चाहते हो जिस सिटी में एग्जाम देना, वो सिटी आपको आसानी से मिल जाएगी। जो जितना लेट करेगा उसकी सीट उतनी दूर जाएगी आपकी। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि फॉर्म को जैसे ही आए वैसे ही आपको भर देना है। ये नहीं कि जब तक लास्ट डेट ना आ जाए तब तक हम नहीं भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। फॉर्म जैसे ही आए वैसे ही आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक, हम लोग यहाँ पर यूनिट 7 को डिस्कस कर रहे हैं, पेडागॉगी, एंड्रोगॉगी एंड असेसमेंट। तो हम लोगों ने पेडागॉगी क्या होता है पढ़ लिया, एंड्रोगॉगी क्या होता है इसको भी समझ लिया। अब हम लोग असेसमेंट की बात कर रहे हैं। असेसमेंट में कल हम लोगों ने पढ़ा कि असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। ठीक, असेसमेंट के बारे में पढ़ा। और असेसमेंट के जो हम लोगों ने 3 फॉर्म्स पढ़े थे वो क्या थे आपके, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। ये हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें मीनिंग हम लोगों ने पढ़ी थी, मीनिंग पर्सपेक्टिव पढ़ा था इसके, और नेचर पढ़े थे। तो ये पर्सपेक्टिव के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा, असेसमेंट फॉर लर्निंग जिसको अधिगम के लिए मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग अधिगम का मूल्यांकन, और असेसमेंट एज लर्निंग जिसमें अधिगम के रूप में मूल्यांकन होता है। ठीक, जिसमें कल हम लोगों ने बात की असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है वो फॉर्मेटिव होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है वो समेटिव होता है, और असेसमेंट एज लर्निंग जो होता है वो पीयर असेसमेंट होता है। ठीक है, पीयर असेसमेंट होता है। कल हम लोगों ने इसके बारे में कॉम्पिटिटिव वे में इसको डिस्कस कर लिया है। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज के टॉपिक को भी हम लोग कॉम्पिटिटिव वे में ही डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, लिखिएगा, टाइप्स ऑफ, सर रिकॉर्डिंग में ऑन किया है ना। क्या हो गया सर मैंने बोले कि रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है ना। हाँ हाँ, कंटिन्यू होगी। ठीक, टाइप्स ऑफ असेसमेंट की बात करेंगे, आकलन के प्रकार की बात करेंगे। तो आकलन के हम लोग 4 प्रकार के हम लोग की जो सिलेबस में दिया है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्लेसमेंट होता है आपका, कॉम्पिटिटिव वे में आपको लिखना है चारों। ठीक है, सबसे पहले प्लेसमेंट। ठीक है, अब पहले हम लिखते हैं फिर उसके बाद लिखिए, नहीं तो आपकी कॉपी में थोड़ा सा गलत हो जाएगा। प्लेसमेंट आपका होता है असेसमेंट, फिर आपका होता है फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव के बाद समेटिव असेसमेंट होगा, समेटिव असेसमेंट होगा। समेटिव असेसमेंट के बाद हम लोग डायग्नोस्टिक भी पढ़ेंगे यहाँ पर, डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, अब इसी को आपको अपने कॉपी में ऐसे ही कॉम्पिटिटिव वे में आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले प्लेसमेंट को हम बोलते हैं पद स्थान। क्या बोलते हैं, पद स्थान। शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं पद स्थान। इसको रचनात्मक बोलते हैं, रचनात्मक बोलते हैं। समेटिव को हम लोग योगात्मक या संकलनात्मक बोलते हैं, योगात्मक या संकलनात्मक बोलते हैं। और डायग्नोस्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं, निदानात्मक, निदानात्मक।
ठीक, तो ये है आपका। इन इन चारों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है ना। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, और आप अपने कॉपी में आप इसको जैसे कॉम्पिटिटिव वे में मैंने लिखा है वैसे पूरा आप लिखेंगे, तो आपको एक बार में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, एक बार में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी, प्लेसमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होता है, पद स्थान आकलन क्या होता है। कहते हैं पद स्थान आकलन का उपयोग जो होता है वो छात्रों को पाठ्यक्रम स्तर या शैक्षणिक कार्यक्रम में स्थान देने के लिए किया जाता है। मतलब प्लेसमेंट असेसमेंट आर यूज्ड टू प्लेस स्टूडेंट इनटू ए कोर्स कोर्स लेवल और एकेडमिक प्रोग्राम। मतलब यहाँ पर जो इसका प्रयोग जो किया जाता है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, यहाँ पर कोर्स के लिए किया जाता है, कोर्स के लिए आता है, या फिर कोर्स लेवल के लिए किया जाता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं इसमें और एकेडमिक प्रोग्राम के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, एकेडमिक एकेडमिक प्रोग्राम में इसको जो है स्थान देने के लिए होता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं जब कभी कोई बालक किसी में अपनी जगह बनाना चाहता है, तो उस जगह को बनाने के लिए हम लोग प्लेसमेंट असेसमेंट का हम का प्रयोग करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको पाठ्यक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाठ्यक्रम। इसको हम बोल सकते हैं पाठ्यक्रम बोलेंगे ना, यह आपका पाठ्यक्रम हो जाएगा आपका। ठीक, ये आपका पाठ्यक्रम स्तर हो जाएगा, आपका पाठ्यक्रम स्तर आपका हो जाएगा। ये आपका एकेडमिक प्रोग्राम को हम लोग शैक्षणिक कार्यक्रम बोलते हैं। शैक्षणिक कार्यक्रम होता है आपका। ठीक, शैक्षणिक कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग इसमें पूरा का पूरा बात करते हैं। अब इसमें कहता है, इसको अगर हम एक एग्जांपल के रूप में समझना चाहें तो कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल एन असेसमेंट may be used to determine whether a student is ready for algebra or a higher level algebra course such as honors level course। मतलब इसमें कह सकते हैं कि जो है यह एक आकलन का उपयोग है, यह निर्धारित करता है, मतलब कोई भी आकलन जो हम करते हैं तो आकलन जो है यह निर्धारित कर सकता है कि क्या कोई छात्र बीजगणित या उच्च बीजगणित के पाठ्यक्रम के लिए तैयार है या नहीं है। जैसे कि ऑनर्स स्तर पर पाठ्यक्रम, जैसे हम इसमें कह सकते हैं कि प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी के स्थान को जांचना। जैसे जिस स्थान पर उसको हम भेज रहे हैं, तो क्या वो उस स्थान को ग्रहण करने के लिए, उस स्थान पर जाने के लिए या उस स्थान पर बैठने के लिए वो उपयुक्त है कि नहीं है, उसके अंदर उतनी क्षमता है कि नहीं है कि जिस कुर्सी पर वो बैठेगा या जिस काम को करने जा रहा है, क्या उस काम को वो कंटिन्यूअस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इस बात पर वो पूरा का पूरा ध्यान देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है पद स्थान में या प्लेसमेंट असेसमेंट में कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम या कार्यक्रम शुरू होने से पहले जो है इसमें क्या किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, प्रशासित किया जाता है, और जिससे जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को छात्रों को वो सीखने के अनुभव के साथ मिलाना होता है। मतलब इसमें जब कभी हम सिखाने आते हैं, मतलब कोई भी काम उसको देते हैं, तो देने से पहले उसकी क्षमताओं के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग इनके अचीवमेंट टेस्ट देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, यह जो है एक क्या है, अचीवमेंट टेस्ट होता है। इसमें अगर इसको हम कहें तो ये क्या होता है, ये एक अचीवमेंट टेस्ट के अंतर्गत आता है। अचीवमेंट टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि
उपलब्धि परीक्षण की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। अब इसको कैसे हम समझ सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि जब कभी हम किसी कॉलेज में जाते हैं तो शुरुआती पाठ्यक्रम का चयन करने के लिए हम कॉलेज के छात्रों की सहायता के उद्देश्य के कौशल से प्रवृत्ता लेते हैं। मतलब कि जब कभी आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो, लेते समय आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप ध्यान रखते हो कि हम किस चीज को आगे बढ़ा पाएंगे या किस चीज में हमारा फ्यूचर आगे है। जब ऐसी चीजें हम सोच कर करते हैं तो वो एक प्लेसमेंट असेसमेंट के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, इसके प्लेसमेंट असेसमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें और क्या क्या चीजें आती है, इसमें और भी हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम कह सकते हैं इसमें कि क्षमता के आधार पर उसको कोर्स देना, मतलब क्षमता के आधार पर किसी को कोर्स देना। लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे क्षमता के आधार पर कोर्स प्रदान करना। ठीक, क्षमताओं के आधार पर कोर्स प्रदान करना होता है। ठीक, अब जब कोर्स आप प्रदान करोगे क्षमताओं के आधार पर, तो उनकी क्षमताओं को आप कैसे असेस करोगे? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, छात्रों की पूर्व उपलब्धि के अनुसार, उनके कौशल और उनके ज्ञान के अनुसार जो है हम उनके विषय को देते हैं उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो इसमें चार चीजें इन्होंने बोली है कि क्या असेसमेंट करना चाहिए। जब किसी स्टूडेंट को हम कोई भी चीज देंगे, कोई भी कोर्स देंगे करने को, तो क्या क्या असेसमेंट करना चाहिए। तो 4 असेसमेंट है आपके, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ना, यहाँ पर लिख दे, लेकिन ये जो है इसी के अंतर्गत आएगा, इसी के अंतर्गत हम लिख देते हैं, इसी के अंतर्गत आएगा। नंबर 1 पर आप लिखेंगे अचीवमेंट असेसमेंट। अचीवमेंट, ये प्लेसमेंट के अंतर्गत आएगा ना सर? हाँ, ये प्लेसमेंट के अंतर्गत आएगा कि हम जब कभी बच्चे का हम जैसे हम प्लेसमेंट की बात करें, बच्चे को प्लेस देने जा रहे हैं, बच्चे को स्थान देने जा रहे हैं, तो स्थान देने से पहले हमें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, वही ये बताना चाह रहा है। तो सबसे पहले अचीवमेंट पर उसके ध्यान देना चाहिए, मतलब उसकी उपलब्धि पर ध्यान दें। ठीक, नंबर 2 पर क्या होगा, नंबर 2 पर आप देखेंगे इंटेलिजेंस उसकी। ठीक, इंटेलिजेंस पे हम देखेंगे इंटेलिजेंस पे होता है बुद्धि आपकी, उसकी बुद्धि को भी हम ध्यान रखेंगे कि मान लो उसको कम बुद्धि है और उसको मैंने कोई ऐसा कोर्स दे दिया जिससे वो परेशान हो जाए। फिर इसके बाद आता तीसरे नंबर पे स्पेसिफिक एप्टीट्यूड। स्पेसिफिक एप्टीट्यूड, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड को बोलते हैं विशेष योग्यता या विशिष्ट योग्यता। विशिष्ट विशिष्ट योग्यता होता है। नंबर 4 पे हम लोग जो बोलेंगे, नंबर 4 पे जो आपका होता है वो पर्सनालिटी होती है। क्या होती है? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को हम लोग व्यक्तित्व बोलते हैं। ठीक, व्यक्तित्व बोलते हैं लोग। तो इन 4 चीजों पर ये ध्यान देता है, ये आकलन करने जाते। तो आकलन किनका किनका किया जाता है बच्चों के अंदर, तो हम उसके अचीवमेंट का आकलन करेंगे, उनके इंटेलिजेंस का आकलन करेंगे, उनके एप्टीट्यूड, उनकी योग्यताओं का, विशेष जो योग्यता उनके अंदर होगी उसको हम देखेंगे, और उनकी पर्सनालिटी को हम असेस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, ये आपका प्लेसमेंट असेसमेंट के अंतर्गत आपका आएगा। क्लियर है पॉइंट? बताइए। ठीक, अब हम लोग चलेंगे, इसको हम साफ करेंगे और फॉर्मेटिव असेसमेंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको आप नोट कर लो।
आपका करिए, ठीक। तो यहाँ पर किसमें जा रहा है, असेसमेंट का मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट में, असेसमेंट फॉर लर्निंग में जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कहता है कि इट इज कंडक्टेड विल ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यह जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये लिख लीजिएगा, चाहे हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको अब हिंदी में लिख लीजिएगा। यह प्रक्रिया लिखेंगे, इस नोट को लिए, यह प्रक्रिया, ठीक है, यह प्रक्रिया शिक्षण अधिगम के दौरान होती है। यह प्रक्रिया हाँ शिक्षण अधिगम के दौरान होती है, होती है, ठीक। मतलब कि कह सकते हैं ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इंग्लिश में लिख देंगे ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इस ये जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ऑन गोइंग प्रोसेस, ऑन गोइंग। जो इस समय हम लोग की ऑन गोइंग का मतलब होता है जो इस समय हम लोग पढ़ रहे होते वर्तमान में, वही आपका ऑन गोइंग होता है आपका, ठीक है। और इसमें इसको हम क्या बता सकते हैं, इसमें जो है जब कभी इसमें जो बच्चे के परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है कि इसमें जो है कि हर 15 दिन में या 20 दिन में हम एक टेस्ट लेते हैं छोटा सा, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चा या स्टूडेंट जो है सही दिशा में इम्प्रूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इम्प्रूवमेंट मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, ये क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं हम लोग ना इसमें, और इसमें सुधार करने की बात करते हैं, ठीक। इम्प्रूव करने की बात करते हैं, इसमें सुधार करने की, मॉडिफिकेशन की बात करते हैं हम लोग, इसकी मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग केवल किसका चलेंगे, फॉर्मेटिव से रिलेटेड ही हम बात कर रहे हैं अभी ना, इसको याद रखिए। और ये इतनी चीजें हो गई कि इसमें इम्प्रूव मीन्स क्या होता है, इम्प्रूव मीन्स क्या कहेंगे हम लोग, इम्प्रूव करेगा। हाँ, इम्प्रूव मीन्स कहता है कि उसमें भी क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। हाँ बोले, आगे की ओर बढ़ना, हाँ, इम्प्रूव इम्प्रूव, करना, खुद इम्प्रूव को का आगे मतलब की होता ओर है बढ़ाना। आगे की ओर बढ़ना, और मॉडिफिकेशन मीन्स होता है संशोधन करना। चेंज जब करना, कभी हम टेस्ट लेंगे संशोधन। बच्चे में, तो जो कमी रहेगी उसको कमी को देखेंगे, और उसमें कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन हम लोग करके उसको आगे की ओर लेकर जाएंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोगों को फीडबैक मिलता है, ठीक है, फीडबैक मिलता है। और जो मैंने अभी बताया था इससे पहले कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक। ये किसके अंतर्गत आता है, सीखने के लिए आकलन के अंतर्गत आता है, किसके, सीखने या अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। ये सब फॉर्मेटिव में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। पहली बार इसकी इसमें जो है कहते हैं पहली बार जो है स्क्रीवेन द्वारा उपयोग किया गया पाठ्यक्रम सुधार के संबंध, मतलब इसको जो है पहली बार फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें, सबसे पहले किसने यूज किया था, तो सबसे पहले यूज किया था तो उनका नाम था स्क्रीवेन। क्या नाम था, ठीक है, उनका नाम था स्क्रीवेन, स्क्रीवेन। और कब किया था इन्होंने, तो 1967 ईस्वी में किया था, पहली बार लिखेंगे,
पहली बार सर 67 है 57। 67, 1967, अच्छा। ठीक है। इन्होंने प्रयोग किया था किसमें? पाठ्यक्रम सुधार के लिए, करिकुलम। पहली बार प्रयोग किया था किसमें? पाठ्यक्रम सुधार के लिए, करिकुलम करिकुलम इंप्रूवमेंट, ठीक है। करिकुलम इंप्रूवमेंट होता है। करिकुलम इंप्रूवमेंट मतलब पाठ्यक्रम सुधार के लिए। ठीक। पहली बार इसका प्रयोग पाठ्यक्रम सुधार के लिए किसने किया था? स्क्रीवेन ने किया था आपका, ठीक है। पाठ्यक्रम सुधार की बात इन्होंने करी थी। क्लियर? और सर ये जो पहले लिखा है यह प्रक्रिया शिक्षा अधिगम, ये क्या लिखा यह है? प्रक्रिया जो है शिक्षण अधिगम के दौरान होती है। जब हम और आप मतलब जब सेशन चल रहा होता है उसी के दौरान आपका टेस्ट लेते हैं। जैसे हम आपका जो है डेली टेस्ट लेते हैं तो ये फॉर्मेटिव में आएगा। अगर हम हफ्ते में लेंगे तब भी ये फॉर्मेटिव में ही आपका आएगा। मतलब हम हर हफ्ते आपका जो टेस्ट लेते हैं तो ये देखते हैं कि आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। नहीं, ये तो नहीं कि केवल हम पढ़ा कर चले आए। आपके अंदर इम्प्रूवमेंट देखना भी मेरा एक काम होता है, या हम लोगों का एक दूसरे के प्रति ये काम होता है कि पीयर ग्रुप में भी हम लोग ध्यान रखते हैं एक दूसरे का। तो ये हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें और क्या कर सकते हैं? इसमें पर्पस क्या होता है? डेवलपमेंटल पर्पस होता है, ठीक है। इसके क्या होता है? इसका पर्पस क्या होता है? ये डेवलपमेंटल पर्पस इसमें होता है। क्लियर है? चलिए अब आगे हम लोग। क्लियर है इतना? जी फॉर्मेटिव सर। असेसमेंट क्लियर है सबको? जी सर, जी सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले तो आगे बढ़ जाए। हम इसको साफ करना पड़ेगा ना हमें। स्क्रीनशॉट जो है ग्रुप में डाल दीजिएगा सब। चल, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बारे में। तो सबसे पहले समेटिव असेसमेंट को हम लोग योगात्मक बोलते हैं, योगात्मक आकलन बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत हम लोग चीजों को देखते हैं कि ये कहते हैं समेटिव असेसमेंट टास्क प्लेस आफ्टर द लर्निंग हैज बीन completed and provide information and feedback that sums up the teaching and learning process। मतलब इसका प्रयोग जो होता है आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक। आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मतलब शिक्षण अधिगम जो है, शिक्षण अधिगम जो है लिखेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम आपको या कोई भी कोर्स कंप्लीट हो जाता है और टोटली, तो उसके बाद जब वो जो है हम इसका प्रयोग करते, तब जब हम आपका आकलन करते कि आपने कितना सीखा, तो वही आपका कहलाता है क्या? समेटिव असेसमेंट कहलाता है। इसीलिए याद रखिएगा ये आफ्टर की बात करता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जब हम आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कंप्लीट मतलब टोटल इंफॉर्मेशन टीचर दे देता है, उसके बाद जब आपसे फीडबैक लेता है तो वो आपका समेटिव असेसमेंट में आता है, ठीक है। ये जो है काफी चीजों में इसका प्रयोग करते हैं। अब इसकी मेन बात आती है कि ये किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे जब लर्निंग टास्क कंप्लीट हो जाता है, लिखेंगे जब लर्निंग टास्क
कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जब लर्निंग टास्क कंप्लीट हो जाता है तब इस प्रकार के असेसमेंट का प्रयोग किया जाता है। कि नोट रखिएगा इस पॉइंट को ना। इसमें क्या होता है, जब ऐसी चीजें होती है तो इसमें क्या किया जाता है, बच्चे को सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब यहीं पर एक प्रश्न आता है कि आपका जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति में जो सेमेस्टर लागू है, सेमेस्टर वाला जो एग्जाम होता है वो किसके अंतर्गत आएगा, फॉर्मेटिव के अंतर्गत आएगा कि समेटिव के अंतर्गत आएगा। तो आपको बताना है जो सेमेस्टर वाला है वो आपका समेटिव के अंतर्गत आएगा। लेकिन नई शिक्षा नीति में ये भी कहा गया है कि बच्चों का इंटरनल एग्जाम लिया जाए हर 2-2 महीने में। हर 2-2 महीने में 3 इंटरनल एग्जाम होने हैं, तो हर 2-2 महीने में जो इंटरनल एग्जाम होते हैं वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब सिलेबस होल सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो वो समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं वो आपका समेटिव इवैल्यूएशन या समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आपका आता है। क्लियर है पॉइंट। अब इसके बाद इसमें और बता सकते हैं कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका आता है असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंतर्गत आता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का ठीक मूल्यांकन। यहां तक आपको समझ में आया। इसको हम सामान्य असेसमेंट कहते हैं, इसको हम जनरल असेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल असेसमेंट मतलब सामान्य आकलन, ठीक, सामान्य आकलन होता है आपका। नोट डाउन कर लीजिए इसको। समेटिव असेसमेंट। अब हम लोग बात करेंगे डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है, किसी को पता हो तो बताओ। ठीक, डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोलो। डायग्नोस्टिक असेसमेंट प्री असेसमेंट जहाँ पे टीचर डिटरमाइन करता है स्टूडेंट का स्ट्रेंथ, वीकनेस, नॉलेज, स्किल एंड प्रायोरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एंड यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट मीन्स व्हिच इंडिविजुअली profiles or examine to compare against certain norms and criteria. कुछ स्तरों certain criteria and कुछ norms को लेकर हम स्टूडेंट को एग्जामाइन करते हैं, और अगर एग्जाम में वो सक्सेस नहीं हो पाया तो उसको निदान देते हैं, डायग्नोस करते हैं कहाँ पे उसका सुधार चाहिए और कहाँ पे उनका प्रॉब्लम हुआ, उनको उसी के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो अच्छे जो बच्चे होते हैं उनको एनरिच करते हैं, अच्छे और निदान देते हैं, डायग्नोस करते हैं जो बुरे बच्चे हैं। ठीक, वेरी गुड। चलो, और किसी कुछ बोलना हो तो आप बता सकते हो। आप लोग बोलो पहले, फिर हम भी डिस्कस करेंगे। सर हाँ बोले। सर एक एग्जाम्पल लिया जा सकता है सर। किसी जैसे मान लीजिए किसी को बुखार है, अगर उसको बुखार है तो डॉक्टर के पास जाता है, वो अपनी बातों को बताता है, तो डॉक्टर क्या करता है सर कि उसको चेक करता है, उसके बाद कोई लिख देता है कि आप ठीक है, आप चले जाइए, आप ब्लड टेस्ट करके लाइए। तो जो ब्लड टेस्ट होता है सर छोटा सा, वो जो प्रक्रिया होती है या ब्लड टेस्टिंग का जो
वो उसको इंग्लिश में कहे तो उसको डायग्नोस ही बोला जाता है कि डायग्नोसिस करा करके लाइए। तो वो क्या करता है, पूरी बॉडी का ना करके वो क्या करता है, थोड़े से पार्ट को ले लेता है। वैसे ही या एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर लड़कियां या औरतें या हम ही लोग चावल बनाते हैं तो सब कुछ को टेस्ट ना करके हम क्या करते हैं, एक चावल या दो चावल को देख करके क्या कर लेते हैं, ये समझते हैं कि ये पूरा चावल हुआ है या नहीं हुआ है। वो पूरी प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया में भी अपनाई जाती है सर। चलो ठीक, और लोग जैसे बताओ, और किसी को कुछ बोलना हो बोले कि आगे हम बढ़े अब। चलो, सबसे पहले डायग्नोस्टिक असेसमेंट का हम यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने प्लेसमेंट पढ़ा। प्लेसमेंट असेसमेंट में क्या होता है कि जब कभी कोई बच्चा आपके यहाँ या कोई भी पढ़ने जाता है, पढ़ाई करने आता है, तो पढ़ाई करने से पहले जो सिलेबस या जो भी क्लास में जाता है, तो उस क्लास के स्तर पे जो भी उसका कोर्स होता है, सिलेबस होता है, वो देखता है कि हम उसको आगे तक चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। तो उसमें क्या किया जाता है, वो अपनी, या टीचर जो है बताता है, जैसे कोई टीचर के पास बच्चा आया कि सर मुझे आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो क्या करता है, टीचर क्या करता है, सबसे पहले उसके अंदर उपलब्धियां देखेगा, पूछेगा कि आपने इससे पहले क्या क्या किया है, तो वो बताएगा। फिर उसके बाद उसकी बुद्धि के टेस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर दे देगा, टेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद उसकी स्पेशल योग्यता पूछा, खेल कूद क्या और किसी चीज में क्या तुम्हारी एबिलिटी है, क्या योग्यता है, एप्टीट्यूड उसको पता कर लिया। फिर उसके व्यक्तित्व के बारे में पता करा कि ये ग्रुपिंग में कैसा है, घर में कैसा है, हर जगह कैसा है। तो इन सब चीजों के करने के बाद ही जो उसको जो है आगे की ओर बढ़ने के लिए बताता है टीचर। ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम लोग देखते हैं कि क्लासरूम में जब बच्चा पढ़ रहा होता है, जब पूरा का पूरा सिलेबस ना कंप्लीट हुआ हो, तो कुछ कुछ समय पर हम उसमें सुधार करने, इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, सुधार करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ताकि बच्चे के अंदर कुछ दिनों में हमने किया, हमने जो उद्देश्य बनाया, उस उद्देश्य के आधार पे क्या वो कंप्लीट कर पा रहा है टास्क कि नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, उसको चेक करने के लिए हम इसका फॉर्मेटिव का प्रयोग करते हैं। फिर इसके समेटिव का क्या आता है कि होल, जब पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं समेटिव का, संकलन का। इसका मतलब होता है अंत में जब हम टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, तो वो आपका समेटिव होता है। लेकिन डायग्नोस्टिक क्या होता है, डायग्नोस्टिक जो है फॉर्मेटिव से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, जब कभी फॉर्मेटिव असेसमेंट में फॉर्मेटिव में समस्याएं ना सॉल्व हो पाए, जैसे मान लो फॉर्मेटिव हमें पता चल गया कि एक बच्चे को गणित की प्रॉब्लम है, ठीक, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी फॉर्मेटिव असेसमेंट में, तब हम समेटिव असेसमेंट का प्रयोग कर ही नहीं सकते, प्लेसमेंट असेसमेंट का प्रयोग कर ही नहीं सकते। किसका प्रयोग करेंगे, डायग्नोस्टिक का प्रयोग करेंगे। डायग्नोस्टिक पे क्या होता है, किसी विशेष समस्या का समाधान किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, आप नोट डाउन करके लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे नोट, लिखेंगे जब फॉर्मेटिव असेसमेंट में समस्या हल नहीं होती है, तब डायग्नोस्टिक असेसमेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का प्रयोग करते हैं। अब तो ये एक चीज तो हम लोग के माइंड में क्लियर हो गई कि हम लोग जब फॉर्मेटिव में कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, तो वो आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट में हम उसको करेंगे। जब इसमें करेंगे तो इसमें क्या देखते हैं, ये आपका प्री असेसमेंट करता है सबसे पहले। अगर इसकी बात करेंगे तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका प्री असेसमेंट करेगा, मतलब क्लास में बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को ध्यान देगा। अब क्या करेगा, यहाँ पर लिखेंगे क्लास में प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस
क्लास में प्रीवियस, जब बच्चे क्लास में बैठेगा तो बच्चे को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, उसके पुराने ज्ञान से जोड़ेंगे। जब कभी हम क्लासरूम में बैठकर बच्चे के साथ बात करते हैं और उसके पुराने ज्ञान से हम उसको जोड़कर जब हम लेकर आते हैं तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं यहाँ पर जो बैठा हूँ मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान है और मैं यहाँ पर नया नहीं हूँ। तो उसके अंदर मोटिवेशन लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ जाता है, जिससे उसके लर्निंग करने की या सीखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, या कह सकते हैं दुगनी हो जाती है, और वो उत्साह से भर जाता है, जिससे चीजों को समझाने में और सरलता होती है। इसीलिए प्रीवियस नॉलेज को जोड़कर ही हमें क्लास में बैठना या बैठालना चाहिए। ठीक है ना, बैठना या बैठालना चाहिए। जब ये कह रहा है कि फॉर्मेटिव में, जब ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रही है, डायग्नोस्टिक में जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन डेप्थ असेसमेंट करेंगे। क्या, गहराई से आकलन करेंगे कि बच्चे को अगर गणित में प्रॉब्लम है तो क्यों है, तो इसमें करेंगे इन डेप्थ असेसमेंट। इन डेप्थ असेसमेंट हिंदी में क्या बोला सर आपने? गहराई से लिख रहे हैं। इन डेप्थ असेसमेंट का मतलब होता है गहराई से आकलन करना, गहराई से, जी ठीक, गहराई से। इन डेप्थ कह सकते हैं, डीप असेसमेंट कह सकते हैं, इन डेप्थ असेसमेंट कह सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इसमें प्रीवियस नॉलेज को प्रेजेंट नॉलेज से कंपेयर करते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है, इसको लिख लीजिएगा। कॉम्प्रिहेंसिव होता है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है तुलनात्मक, तुलनात्मक होता है। ठीक, कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट में हम लोग देख रहे हैं कि जब इतनी चीजें हुई, गहराई से बात हो रही है, तो इसका मेन फोकस किसका होता है, मेन फोकस इनका किस पर होता है, छात्र की कठिनाइयों को हल करना। यहाँ पर मेन फोकस क्या है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखिएगा मुख्य फोकस या मुख्य केंद्र, छात्र की, मुख्य केंद्र छात्र की कठिनाइयों को दूर करना होता है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे इट इज primarily used to diagnose student difficulties and to guide lesson and curriculum plan। मतलब उनको क्या करेंगे, गाइड करेंगे, किस चीज के लिए गाइड करेंगे, गाइड करें मतलब निर्देश देंगे पाठों को याद करने का, या कौन से पाठ उनको पढ़ने चाहिए जो उनकी हेल्प करेंगे, और फिर करिकुलम प्लानिंग के बारे में बताएंगे। करिकुलम प्लानिंग के बारे में इसमें हम इसको बताएंगे आपको। क्लियर? सर गाइड लेसन प्लान के लिए, लेसन प्लान के लिए। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे, एक क्वेश्चन को याद रखिएगा, जब कभी मतलब कौन सा ऐसा असेसमेंट होता है जिसमें इंडिविजुअल एजुकेशनल वीकनेस को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब लिखेंगे, एक क्वेश्चन आपका आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या आएगा, इंडिविजुअल, डायग्नोसिस होगा ना सर इसका आंसर? हाँ इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल एजुकेशनल, म्यूट कर लीजिए, इंडिविजुअल एजुकेशनल वीकनेस। यहाँ पर मतलब व्यक्तिगत
व्यक्तिगत शैक्षिक कमजोरी, ठीक। इंडिविजुअल लिखेंगे इंडिविजुअल एजुकेशन वीकनेस, व्यक्तिगत शैक्षिक कमजोरी। मतलब जब कभी डायग्नोस का प्रयोग, देखिए यहाँ पर प्लेसमेंट का हम प्रयोग करते हैं सभी बच्चों पर एक साथ करते हैं, फॉर्मेटिव का हम प्रयोग करेंगे सभी बच्चों पर एक साथ हम करेंगे, असेसमेंट का भी हम सब एक साथ करेंगे। लेकिन डायग्नोस्टिक एक ऐसा फॉर्म है, ऐसा असेसमेंट है जिसमें पूरे क्लास के ऐसा तो है नहीं कि पूरे क्लास को ही नहीं समझ में आ रही है या पूरी की पूरी क्लास को ही पूरी की पूरी समस्या नहीं। कुछ विशेष बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो है प्रीवियस नॉलेज कमजोर होता है, पुराना वो सही परिवेश से नहीं आते हैं, जो उनको पढ़ाई में वो कमजोर होते हैं, तो उन बच्चों पर ये फोकस करता है। मतलब व्यक्तिगत रूप से एक एक बच्चे पर ये फोकस करता है। जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं, टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेने पे हमको पता चलता है इस बच्चे की कमी क्या है, उनके पेरेंट्स को बताते हैं या खुद उनकी कमियों को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। क्लियर, ठीक। और इसका प्रयोग ये भी लिख लीजिएगा, इसमें लिखिएगा कि नैदानिक आकलन या निदानात्मक आकलन का प्रयोग कम क्षमता रखते हैं उन पर प्रयोग किया जाता है। सर एक बार और बोल दीजिए। हाँ, देखिए निदानात्मक आकलन का प्रयोग कम क्षमता वाले बालकों पर किया जाता है। ठीक। अब इसके अंदर बहुत सी चीजें आती हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन ज्यादा किया जाता है ना, इसमें टेस्ट लिए आते हैं, इसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है, इसमें अवलोकन ज्यादा किया जाता है। क्लियर। इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा इसमें अवलोकन किया जाता है, इसमें अवलोकन किया जाता है। ओके, ठीक है। चलो, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया हम लोगों ने टाइप्स ऑफ असेसमेंट, जिसमें हम लोगों ने प्लेसमेंट असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट को डिस्कस किया है। अब कल की डेट में इसके आगे की क्लास को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए, तो कल की डेट में हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर को पढ़ने के लिए, नए पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। कोई जाए